We will start chapter 3, Nationalism in India. Now, this is one of my most favorite topics in history of class 10th syllabus. Now, let's start with the chapter. As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. अब हमने देखा कि जो मेन रिज़ल्ट था नेशनलिज्म इन यूरोप का, उसका जो एम था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. और इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर मतलब वो कौन थे. दे अ सेंस ऑफ बिलोंगिटिविटी, a sense of nationalism, a sense of unity. So all these feelings, they were emerging among the country people, who they were and what they defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. Now, if I think of some freedom fighters, writers, or some songs, so Sarojini Naidu, she's a very good poet. Then song by and poem by Rabindranath Tagore. So all these were very emotional in the sense of nationalism. सो सारे नए सॉन्ग्स, न्यू आइकन्स, ये सब बन रहे थे जो लिंक किससे कर रहे थे और रीडिफाइन कर रहे थे अपनी कम्युनिटीज़. मतलब लाइक दे वर लिंकिंग विद द नेशन एंड दे वर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी कि अगर हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हैं तो क्या हुआ, बट वी आर वन, वी आर इंडियंस, वी बिलोंग टू वन नेशन. In most countries, the making of this national identity was a long process. अब कई कंट्रीज़ में ये आइडेंटिटी, ये नेशनल आइडेंटिटी बनाना एक बहुत लंबा समय था. How did this consciousness emerge in India? अब ये consciousness, the anti-colonial and the our nationalism feeling, ये कहाँ से आया? People को कब समझ में आएगा कि उनको independent होना है, कि they are Indians? In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. अब इंडिया में यूनिटी और मॉडर्न नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से. People began discovering their unity in the process of the struggle with colonialism. So जो पीपल थे वो अपनी आइडेंटिटी कैसे डिस्कवर कर रहे थे? थ्रू द स्ट्रगल ऑफ कॉलोनियलिज्म. तो मतलब अगर वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में थे तो दे वर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी, अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. अब जितने भी सोशल ग्रुप्स थे वो सब फ्री होना चाहते थे, वो सब इंडिपेंडेंट होना चाहते थे. तो दिस वाज अ म्यूचुअल फीलिंग जो सब फील कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक बॉन्ड बना दिया था. दिस वाज अ शेयर्ड बॉन्ड अमंग मैनी डिफरेंट ग्रुप्स. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड एंड द नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. सो जो हर क्लास, हर सेक्शन, हर ग्रुप में जो कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स थे वो डिफरेंटली एक्सपीरियंस करे जाते थे और उनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट थे कॉलोनियलिज्म के साथ. एंड द नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. और उनके जो नोशंस थे फ्रीडम के लिए भी वो भी सेम नहीं थे. द फीलिंग वाज द सेम बट द इफ़ेक्ट वाजंट द सेम. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one government. अब कांग्रेस जब महात्मा गांधी के अंडर में थी तब उन्होंने ट्राई करा कि वो सारे ग्रुप्स को एक मूवमेंट में बना दे, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. अब इस सेंटेंस का देयर इज़ क्वाइट मीनिंग.
वी विल लर्न फर्दर। मतलब यूनिटी जो थी वो बिना लड़ाई के नहीं आई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. 20th century तक की पढ़ी है। In this chapter, we will pick up the story from 1920s. अब हम कहाँ से पढ़ेंगे? 1920s के आगे से पढ़ेंगे। And we will study the non-cooperation movement and the civil disobedient movements. कौन से दो मूवमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे? एक नॉन कोऑपरेशन और एक सिविल डिसोबीडियंट। We will explore how the Congress sought to develop national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of the people. Now, I don't think there is any explanation required in this last sentence. Now, coming to the first section of this chapter. The First World War, Khilafat and the non-cooperation. अब in the years after 1919, we said the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. अब 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो रहे थे नई जगहों पर, नए सोशल ग्रुप्स बन रहे थे और न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स भी आ रहे थे। How do we understand these developments? What implications did they have? Now we will have the questions of these two. First of all, the war created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increased taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. Now, the First World War came to an end around 1919. तो उसके बाद उसने काफ़ी सारे नए इफ़ेक्ट्स दिए। दैट एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बनी और डिफेंस पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ और वो फाइनेंस कर रहा था वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। Custom duties were raised and income tax was introduced. Through the war years, prices increased, doubling between 1913 and 1918. अब महंगाई बढ़ रही थी इसी वजह से, बिकॉज एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहा था डिफेंस पे, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही थी, एंड वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो ऑल दीज वर द रीजन्स कि प्राइसेस डबल पे पहुंच गए थे बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल के लिए इट्स रियली डिफ़िकल्ट when the prices are increased. Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया was under the colonial empire, so many soldiers from India were taken to fight in the First World War for the Britishers. Forced recruitment, a process by which the colonial state forced people to join the army. अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्स करते थे कि वो उनकी तरफ से लड़ें लड़ाई में। सो इट वॉज अ प्रोसेस जिसमें कॉलोनियल स्टेट फोर्स करती थी पीपल की कि वो आर्मी ज्वाइन करें। तो इससे क्या हुआ था, जो विलेजर्स थे वो तो सप्लाईज वो बुलाए गए थे कि वो सोल्जर्स को सप्लाई करें, और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज़। अब जब फोर्स रिक्रूटमेंट करी गई थी तो सबके मन में बहुत एंगर आ गया था, स्पेशली द रूरल एरियाज़। Then in 1918 to 1919 and 1920 to 1921, crops failed in many parts of the India, resulting in acute shortages of food. अब कई जगहों की क्रॉप्स ख़राब हो गई थी या वो इतना रिज़ल्ट नहीं दे पाई थी,
तो अक्यूट मतलब छोटी प्रॉब्लम्स उसने छोटी खाने की प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट करना चालू कर दिया था. दिस वॉज अ campaigned बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. नाउ देयर वॉज अ इन्फ्लुएंजा अ डिजीज़ जिसका एपिडेमिक जिसकी बीमारी फैली हुई थी. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. Perished का मतलब they died. So 12 to 13 million, that's not a short number, that's not a small number. So 1921 की सेंसस में कितने लोग मरे थे? 12 to 13 million. Why? Because of famine and epidemic. People hoped that their hardships would end after the war that was over, but that did not happen. अब लोगों को लगा कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तब इतने डिफ़िकल्टीज़ नहीं उनको फेस करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं था. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. Who was he? That was Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi. The idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called Satyagraha. Now, you all know the story that Mahatma Gandhi fought against racism. Racism is what? When you disgrace someone on the basis of the race or the basis of the color or caste. So that is called racism. So in South Africa उन्होंने लड़ा था अगेंस्ट रेसिज्म विद अ नोबल मेथड, मतलब विद अ वेरी गुड मेथड, पीसफुल मेथड, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. सत्य इज मीन्स सच एंड resistance or something that you hold on to. So this term was also coined by Mahatma Gandhi. The idea of Satyagraha emphasized that power of truth and the need to search for truth. Now I would like to make a grammatical pronunciation. There is no such thing as truth. Pronunciation होता है truth. Okay. The idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. मतलब सच के लिए उनका struggle या उनकी search. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. We all know this. We are all familiar with सत्याग्रह, we are familiar with महात्मा गांधी. So उनका कहना क्या था कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं और वो इनजस्टिस के खिलाफ है तो हमें फिज़िकल पावर या यूज़ ऑफ फोर्स और वायलेंस दैट इज़ नॉट नेसेसरी. विदाउट सीकिंग वेंजेनेंस और बीइंग एग्रेसिव. वेंजेनेंस मतलब बदला और एग्रेसिव मीनिंग डोंट बी एग्रेसिव, यू नो, शॉर्ट टेम्पर्ड. अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. अगर आप एक सत्याग्रही हो तो आप नॉन वायलेंस से लड़ाई जीत सकते हो. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर. अब ये कैसे करा जा सकता था? जब आप अपील करो कॉन्शियंस का. कॉन्शियंस इज अंदर वाली जो कॉन्शियंस इज व्हाट you know that there is a soul inside you, तो that's अंदर की आवाज़, that is called the conscience. When you do something right or wrong, you know. Why do you know? Because there is something telling inside of you कि क्या सही है क्या गलत है. that is called conscience. So हम अपील करेंगे ऑप्रेसर मतलब जो इनजस्टिस कर रहा है उसके कॉन्शियंस को. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth. अब people
इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड, मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं और उनको सच का वो दिखाना पड़ेगा रास्ता। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रूएम्फ, मतलब इस रास्ते पे अगर चलेगा कोई तो जीत तो निश्चित है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस वॉज धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस could unite all Indians, मतलब ये धर्म नॉन वायलेंस का सारे इंडियंस को एक साथ ला सकता था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब जब महात्मा गांधी वापस आ गए थे तब उन्होंने ऑर्गेनाइज करे सत्याग्रह के मूवमेंट्स काफ़ी सारी जगहों पे। 1916 में उन्होंने ट्रैवल करा चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब वो बिहार क्यों गए थे कि वो जहाँ पीजेंट्स हैं जो वहाँ के, उनको इंस्पायर कर सके कि वो अपना स्ट्रगल स्टार्ट करें अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा to support the peasants of Kheda district of Gujarat. Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed, मतलब माफ़ कर दी जाए या कम कर दी जाए। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement against amongst cotton mill workers, कि वो सत्याग्रह movement को ऑर्गेनाइज करे बिटवीन कॉटन मिल्क वर्कर्स। तो देर आर 3 इंस्टेंसेस, एक थे वो बिहार में, देन इन गुजरात, देन इन खेड़ा, 4 हैं, एंड द 4th इन अहमदाबाद। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप टिल हियर। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ खास नहीं है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन। पहला तो ये है कि वहाँ पे वो क्यों बढ़े थे, प्राइस क्यों बढ़ा था। वॉर ने क्रिएट करे थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increased taxes, कस्टम ड्यूटीज़ रेज कर दी गई थी और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। थ्रू इन द वॉर ईयर्स बिटवीन 1913 to 1918 एक्सट्रीम हार्डशिप थी कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि पैसों को प्राइसेस को डबल कर दिया गया था और कॉमन पीपल को बहुत दिक्कत हो रही थी। देन विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, विलेजर्स जो खेती बाड़ी करते थे उनको सोल्जर्स को अटेंड करने के लिए बुला देता, और फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज़। फिर एक और रीज़न 1918 to 1919 एंड 1920 to 1921 में क्रॉप्स फेल हो गई थी मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। फिर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसमें in 1921 12 to 13 million people perished as a result of famine and epidemic. So the main 2 unfortunate factors जो थे वो थे famine और epidemic में। So these are all the reasons कि prices क्यों बढ़े थे, और ये भी कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही थी वॉर ने, फिर प्राइसेस ने, फिर अनरेस्ट, एंगर, देन एपिडेमिक, देन फेमाइन। सो these were all the factors that lead the anti-colonial movement, that led to the anti-colonial movement. Then सत्याग्रह जब महात्मा गांधी ने वापस लौट कर आए, there is a picture also. Indian workers in South Africa marched through Volkrust
on 6th November 1913. देखो कितने सारे लोग, they are marching. Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transvaal when the merchants were stopped and Gandhiji arrested. Thousands of more workers joined the Satyagraha against racist law that denied rights to non-whites. जब महात्मा गांधी अरेस्ट कर लिए गए थे और वो मार्च को रोक दिया था, तो हज़ारों की तादाद में लोग और आ गए थे उनको ज्वाइन करने के लिए, उस मूवमेंट को, सत्याग्रह मूवमेंट को, क्योंकि वो डिनाई करता था राइट्स टू नॉन वाइट्स. नॉन वाइट्स मतलब ब्लैक पीपल और दी दैट वर सपोज टू बी इन्फीरियर टू दी वाइट्स. सब उनको कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करा जाता था, उनके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करा था साउथ अफ्रीका में. ओके, देन हमें यहाँ पे गांधी जी के बारे में और सत्याग्रह के बारे में बताया जाता है इस पैराग्राफ में, इन दिस पैराग्राफ. देन इन दिस पैराग्राफ 4 एग्जाम्पल्स हैं कि महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज करा था सत्याग्रह का मूवमेंट. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. आई अडोर चिल्ड्रन हु आस्क डाउट्स बिकॉज उन्हीं के पास गट्स होते हैं डाउट्स पूछने के, हर किसी के पास गट्स नहीं होते हैं. सो यू नीड टू बिल्ड अप योर गट्स, पुल अप योर सॉक्स, बिकॉज आपका एग्ज़ाम तो होना ही है एंड दिस इज़ क्लास 10th. यू कैन नॉट टेक एनी चांसेस, आपको स्कोर करना ही करना है. And you have any problem in any question, in any doubt, and if you need any help in SST, you can please contact me via message, और आप अपने सारे डाउट्स तो पूछोगे ही ग्रुप पर. ओके.